हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने एटम जो चैप्टर होता है उसके बारे में जो है एमसीक्यू करवाया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम लोगों ने 26 क्वेश्चन किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का सेशन जो है वो स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो है मैं करवा रहा हूँ। उसमें कल मैंने जो है वो प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज और सॉल्यूशन के बारे में कुछ जो है वो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन और केमिकल परिवर्तन के बारे में हम कुछ बतला देते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें जो है वो अवस्था तो चेंज होती है, लेकिन जो मूल जो अवस्था है वो जो चेंज हुई अवस्था है वो फिर से बदल करके मूल अवस्था में आ जाती है, तो उसको भौतिक चेंज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो एक वाटर है और एक आइस है, तो वाटर आइस में बदल गया, यह फिजिकल चेंज है। क्योंकि वाटर भी पानी है और आइस भी जब पिघल जाएगा तो पानी ही बदल जाएगा, यानी कि जब आइस पिघलेगा तो फिर से वाटर में बदल जाएगा। यह आपका फिजिकल चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में जो होता है, अगर कोई जैसे दही है तो दही माफ़ कीजिएगा दूध है, तो दूध को जब हम लोग दही में बदल देते हैं तो क्या अब दही को दूध में बदला जा सकता है? नहीं। तो ये केमिकल चेंज होता है, आप ये याद रखिएगा। तो इनमें से बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो हवा में चांदी के बर्तन का काला होना यह भौतिक परिवर्तन है? नहीं, यह केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना यह भी एक केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना यह जो है आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि दही अब दूध में बदल नहीं सकता है। और पानी में चीनी का घुलना यह एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी में चीनी अगर घुला हुआ है फिर उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो पानी जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू खत्म हो जाएगा और चीनी जो है वो नीचे बैठ जाएगा, तो यह एक फिजिकल चेंज है। तो भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी परिवर्तित अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होता है, यानी कि भौतिक जो प्रक्रिया होता है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह जो है रासायनिक प्रक्रिया है। आइए हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी और सामान्यतः अनुक्रमणीय होता है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संक्षारण के उदाहरण है। तो संक्षारण के उदाहरण जो है वो कौन सा है। तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग का परत बनना संक्षारण के उदाहरण है। और लोहे पर भूरे रंग का परत जड़ना यह संक्षारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग देख लेते हैं। वह अवस्था वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सनह क्षय यानी कि
डिस्ट्रक्शन होना जो है संक्षारण कहलाता है, यानी कि धीरे धीरे उसका खत्म होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये सारे जो है वो संक्षारण के उदाहरण है और यह एक केमिकल चेंज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बर्फ का गलना यह आपका भौतिक परिवर्तन है। दूध आस्कंदन यह जो है आपका केमिकल रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि यह जो है भौतिक परिवर्तन में भी जो है वो सब्लिमेशन, देखिए सब्लिमेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो कपूर होता है, हम लोग कैम्फर जो जलाते हैं वह डायरेक्ट जो है सॉलिड अवस्था में होता है और फिर उसके बाद वो गैस अवस्था में उसमें से धुआं ही तो निकलता है, तो वो सब्लिमेशन का उदाहरण होता है। वाष्पन इवेपोरेशन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कथन और कारण बोला है। कथन कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण कह रहा है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन है बहुत तेज़ी से हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आणविक गति है यानी कि जो एटम की गति है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी और अन्य जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2024 में सबके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में इकट्ठा होता है। जल अपघटन जिसको हाइड्रोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा रूप में जो है वो आपका इकट्ठा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। पास्चुराइजेशन द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है, यानी कि यह जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसको जो है संरक्षण की प्रक्रिया पास्चुराइजेशन है। इस विधि की खोज लुई पास्चर ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे पास्चुराइजेशन पड़ा है। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध में उपस्थित हानिकारक जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो पास्चुराइजेशन जो है वो द्रव्य अवस्था वाले पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पास्चुरीकरण संबंधित है तो दूध के निर्जमीकरण से। पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडार क्षमता में सुधार किया जाता है। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर रखते हैं। उसके पश्चात उसे शीघ्रता ही ठंडा
जो है वो कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। तो देखिए अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अलवणीकरण जो है वो समुद्री जल में जो है वो ज़्यादा होता है। प्रतिलोम प्रसारण जो है वो पेयजल में होता है। विकृतीकरण जो है प्रोटीन में होता है, लेकिन पाश्चुरीकरण चाय में नहीं दूध का होता है, हम लोगों ने ऊपर देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं। किसी विलयन में विलयकों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, यह जो है गलत है। सही कौन कौन सा है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से जो है वो अधिक होता है, ये सही है। और किसी विलयन में जल का वाष्प शुद्ध जल के वाष्प की तुलना में जो है वो निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दाब देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। आइए इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम कर देता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। परासरण दाब यानी कि विलयन पर बाह्य दबाव के द्वारा विलयन के विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी डी सही है और बी गलत है। अगला है अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अगर हम लोग द्रव्य में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जल कम ताप पर ही उबलने लगता है, इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से ही पकता है। अगला है निम्नलिखित कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप प्राप्त होता है। यानी कि कह रहा है कथन कि नमक और बर्फ के मिश्रण जब कर दिया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जो है प्राप्त होता है। कारण कर रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसमें से ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अपद्रव्यों यानी कि इम्प्यूरिटीज को मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक या फिर सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार ए सही है जबकि आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोहरे में जो होता है उसमें गैस और द्रव्य का मिश्रण होता है कोहरा। कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्य को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तब हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूलकणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बिंदु हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती है और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। तो अगर कोहरा पूछेगा किसका मिश्रण है तो गैस में द्रव्य का। गैस में जब द्रव्य मिलता है तो कोहरा बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगा। तो आयतन उसका जो है वो नहीं बदलेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला करके अनसेचुरेटेड चीनी का घोल बनाया जाता है तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है।
इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता घनत्व, जो सांद्रता व घनत्व बढ़ जाता है परंतु आयतन जो है वो नहीं बदलता है। तो घनत्व बढ़ जाएगा लेकिन आयतन आपका नहीं बढ़ेगा, समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो है वो सही है। तो परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र के तनुघोल की ओर जाती हैं, यह गलत है। और प्रतिलोम परासरण के तनुघोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। देख लेते हैं। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रभाव या फिर प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो है वो होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है। तो जो ठोस यानी कि सॉलिड इम्प्योरिटीज है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रक्रिया सही नहीं है, तो आसवन नहीं है। आसवन यानी कि डिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया का उपयोग तरल अशुद्धि यानी कि जो लिक्विड इम्प्योरिटीज के शुद्धिकरण में किया जाता है, जबकि आपका ऊर्ध्वपातन क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आसवन जो है वो लिक्विड इम्प्योरिटीज को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बन जाता है किसके कारण, तो यह ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के कारण होता है। सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वह द्रव्य में अवस्था में न बदले हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं, उसको सब्लिमेट कहा जाता है और इस क्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ जो है वो शुद्ध किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसकी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को जो है वो हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए बिना ही वाष्प में परिवर्तन हो जाता है उसे सब्लिमेशन जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो सब्लिमेशन द्वारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो दो दिए गए सूची के नीचे समतुल्य करके जो है वो बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 3 होगा, यानी कि CaO में Ca का अपचयन हुआ है, फिर 4 होगा, बी का 4 होगा, NaH4 AlH4 में Al का अपचयन हुआ है, उपाचयन हुआ है। आइए इसका हम लोग जो है आंसर देखते हैं। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती ही यह उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का घटक के अनुसार योग होता है। जैसे MnO2 में Mn का उपचायक होता है, ऑक्सीकरण संख्या जो है x बराबर 4 आ गया। अगर Mn का निकालना है तो Mn बराबर 4 है तो इसका उपचायक हुआ है। तो इस तरह से ये सारा जो है हम लोगों ने, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर 24 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और सॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन किए।
अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री का तीनों पार्ट करवा दिया हूँ, मिडेबल हो या फिर एंशियंट हो, मॉडर्न हो, तीनों पार्ट में करवा दिया हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये सीरीज यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो है बेनिफिशियल है, तो आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे जो है वो अच्छा रहेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग जो है अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।